सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत से कमेंट्स भी मुझे प्राप्त हुए, जिससे मुझे पता लगा कि आप वाकई आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आज मैं अभिव्यक्ति और माध्यम के अन्य प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ, जो कि बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन प्रश्नों को साथ ही साथ आप देखेंगे, इनके जो उत्तर दिए जा रहे हैं वे ठीक उसी के अनुरूप हैं जैसे कि अंक योजना में आपसे अपेक्षा की जाती है। यानी जितने अंक का प्रश्न उतने ही वैल्यू पॉइंट्स। तो आप यदि इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अधिक समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न और उत्तर अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से। पहला प्रश्न है, कविता रचना में किन तत्वों घटकों का होना आवश्यक माना जाता है, संक्षेप में समझाकर लिखिए। तो कविता के तत्व या घटक हमें बताने हैं। इसका उत्तर होगा कविता में जो मुख्य तत्व हैं वे हैं शब्द, भाषा संकेत, वाक्य शैली, छंद का अनुशासन, समय की प्रचलित प्रवृत्ति, प्रतिभा, बिंब आदि। और इसका जब हमें संक्षेप में बताना है तो हम ये कह सकते हैं कि कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कविता के सारे घटक किससे परिचालित होते हैं? परिवेश और संदर्भ से। यानी इन्हीं के आधार पर विभिन्न घटकों का समावेश होता है। और जब हमें संक्षेप में बताना है तो कोई भी 3 बिंदु बता सकते हैं। जैसे शब्दों के बारे में हम बात करें, कविता शब्दों के मेल से बनती है, वह कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। बिंब के बारे में बात करें तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। और छंद के बारे में बात करें तो कविता में छंद की वजह से ही आंतरिक लय का निर्वाह होता है। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है? तो इसका उत्तर होगा कि कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, मन को छूने वाली होती है, राग तत्व आनंद और उत्साह देने में सक्षम होती है। इसीलिए दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों यानी कविता से ही शुरू होती है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। कविता क्यों अच्छी लगती है, प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा अच्छी कविता में कौन कौन से गुण होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कविता में ये निम्नलिखित सारे गुण होते हैं जिससे वह अच्छी लगती है। और वे गुण कौन कौन से? भावानुकूल शब्दों का चयन, लय का समावेश, प्रसंगानुसार शब्दों का तालमेल, तुकबंदी, छंद, बिंब, भाषा के उपकरण, कविता में ऐन्द्रिक पकड़, समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियां। एक तरह से आप समझ गए होंगे कि हमने कविता के सारे घटक ही इसमें बताए हैं। चौथा प्रश्न, कविता में बिंब और छंद का महत्व समझाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। कविता में बिंब और छंद कविता की आंतरिक लय होती है और कविता को इंद्रियों से पकड़ने में ये मददगार होते हैं। बाह्य संवेदनाओं का मन के स्तर पर बिंब के तौर पर बदलना ही कविता बन जाता है। और कुछ खास शब्दों को सुनकर अनायास मन के अंदर कुछ चित्र कौंध जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि बिंब बन गया। इन स्मृति चित्रों का ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये बिंब और छंद कविता को अपना सही स्वरूप देने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इसी से ही कविता प्रभावी बनती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, कविता कैसे बनती है? उसके 3 प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए जो कविता अच्छी लगने के कारण हैं। तो उत्तर होगा शब्दों के खेल, मेल जोल,
अर्थ की परतों को खोलकर कविता बनती है। और जहाँ तक इसकी प्रमुख घटकों की बात है, घटक हम पहले प्रश्न में ही कर चुके हैं, वही सारे घटक होते हैं, परंतु उसमें कविता को अच्छी लगने वाले जो मुख्य घटक माने जाते हैं वे हैं तुकबंदी, छंद यानी आंतरिक लय, और बिंब यानी स्मृति चित्र। वैसे अगर आप अन्य भी कोई घटक लिखना चाहें तो भी वे चलेंगे, क्योंकि कविता के सारे ही घटक मिलकर के ही कविता को अच्छी कविता का रूप देते हैं। आगे छठा प्रश्न, आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व क्यों माना जाता है? कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा आंतरिक लय यानी छंद कविता वाचन में सहायक होता है। आप स्वयं भी देखिए, गद्य में जब हम पढ़ते हैं तो इतना आनंद नहीं आता, लेकिन गाने हमें तुरंत याद हो जाते हैं। फिल्मों के गानों को हमें रटना नहीं पड़ता, और इसी तरह से कविता को भी याद नहीं करना पड़ता, बल्कि ये वाचन में बहुत सहायक होता है। और मुक्त छंद की कविता के लिए शब्द संरचना में भी लय का निर्वाह किया जाता है। आंतरिक लय का इंद्रियों के साथ संबंध होता है। संगीतात्मकता लयात्मकता से प्रभावशाली कविता की रचना संभव होती है। आगे सातवां प्रश्न, कविता रचने की कला दूसरी कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती? कविता की कला सीखने के लिए शब्दों से कैसे खेला जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, आपको पता होगा बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कविता रचने की कला जन्मजात होती है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि इसे सिखाया नहीं जा सकता। और कविता की कला को यदि सिखाया जाए तो उसके लिए शब्दों से खेलना आना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कविता में अन्य कलाओं की तरह बाहरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, भाषा के उपकरणों से ही रचना होती है। कविता का संबंध संवेदनाओं से होता है। अपनी इच्छा से शब्दों का चयन करना और उन्हें लय से गठित करना जब तक नहीं आएगा तब तक कविता नहीं बन सकती। कवि का शब्दों से खेलना, शब्दों को मिलाना, उनमें छिपे अर्थों से परिचित होना और कविता में प्रयोग करना अनिवार्य है। तुकबंदी कर अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना भी कवि को आना चाहिए। तो जहाँ तक उदाहरण की बात है, हम अपनी पाठ्य पुस्तक की भी किसी भी कविता का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कार्नेलिया का गीत से ये उदाहरण लिया कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आप अन्य कोई उदाहरण भी दे सकते हैं जो आपका जी करे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत ने कविता रचना के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल क्यों दिया है? तो इसका उत्तर होगा चित्रों का मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बोधगम्य और प्रभावशाली होते हैं चित्र, और इंद्रियों द्वारा ग्राह्य तथा मन से संबंध रखने वाले होते हैं, और नाटक का दर्शकों से सीधा संबंध होता है। इसी कारण जब कवि चित्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह भी सीधे सीधे दर्शकों से जुड़ जाती है और उनके मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है। आगे 9वां प्रश्न, हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा कहानी जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। कहानी कहना और सुनाना हमारी आदत होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपना अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की इच्छा सदैव बनी रहती है। 10वां प्रश्न, कहानी के कथानक में पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पात्रों के बारे में स्वयं न बोलकर पात्रों के क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से। दूसरा तरीका हो सकता है लेखक के द्वारा स्वयं भी पात्रों के बारे में कह देना, और तीसरा हो सकता है दूसरों के द्वारा भी पात्र के बारे में कहलवा करके, और चौथा तरीका हो सकता है पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से ही कर दिया जाना। तो इनमें से कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न,
कहानी किसे कहते हैं? अच्छी कहानी लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? या फिर ऐसे कहें, कहानी किसे कहते हैं, उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर क्या होगा? किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध वर्णन जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ये चारों बिंदु आने बहुत जरूरी हैं। परिवेश, द्वंद्वात्मकता, कथा का क्रमिक विकास और चरमोत्कर्ष का बिंदु, तब कहानी बनती है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं: आकर्षक और प्रभावशाली शीर्षक, प्रभावी कथानक, देश काल, वातावरण और स्थान, पात्र, परिस्थिति और भावानुकूल संवाद और द्वंद्व की योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 12वां प्रश्न, कहानी में संवाद के महत्व पर 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। या फिर कहानी लिखने में संवादों का क्या महत्व होता है? कहानी में संवाद कैसे होने चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, संवाद कहानी और पात्र को स्थापित करते हैं। ये तो हुआ महत्व। कहानी को रुचिकर बनाते हैं, कहानी को गति प्रदान करते हैं। ये तीनों महत्व के बिंदु बताए हमने। लेकिन आगे था संवाद कैसे होने चाहिए और क्यों? तो उत्तर होगा, कहानी के संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। क्यों का उत्तर हमारा ये ऊपर ही आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, कहानी के संदर्भ में कथानक का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहानी में कल्पना तत्व के महत्व को स्पष्ट कीजिए। या कहानी में कथानक का महत्व क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, कहानी का संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख हो, कथानक कहलाता है। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। कथानक के विकास में कल्पना सहायक अवश्य होती है, लेकिन कोरी कल्पना नहीं होती। उद्देश्य प्राप्ति में ये सहायक होती है। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है और कथानक में ही प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं, पात्रों, देशकाल, वातावरण, द्वंद्व और उद्देश्य का उल्लेख होता है। 14वां प्रश्न, कहानी में चरित्र चित्रण के लिए किन उपायों का प्रयोग किया जाता है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चरित्र चित्रण करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे हमने अभी बात की थी कि लेखक का स्वयं कथानक के आधार पर पात्रों का सृजन करना, अन्य पात्रों के कथन के द्वारा, या पात्र का स्वयं के कार्यों व भाव भंगिमा द्वारा चरित्र का उद्घाटन कर देना। अगला प्रश्न, कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा कैसे है, समझा करके लिखिए। तो इसी प्रश्न को हमने इस तरह से भी किया था कि हर व्यक्ति में कहानी कहने या सुनने का मूल भाव निहित होता है। कैसे? तो वही बात हुई कि हर आदमी कहानी सुनता और सुनाता है। अपने अनुभवों को बांटने और सुनने की हर एक में सहज प्रवृत्ति होती है और प्रत्येक आदमी में कहानी कहने का मूल भाव भी निहित होता है। 16वां प्रश्न, कहानी में पात्रों के संवाद महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कहानी के विकास में ये सहायक होते हैं। संवाद से द्वंद्व का पता चलता है, चरित्रों का विकास होता है और जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार घटित होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कहानी के चरमोत्कर्ष से आप क्या समझते हैं? चरमोत्कर्ष के समय कहानीकार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहानी में चरमोत्कर्ष अथवा क्लाइमैक्स वह बिंदु होता है जहां पहुंचकर पाठक की जिज्ञासा व रुचि अपने चरम पर पहुंच जाती है। और चरमोत्कर्ष के समय कहानीकार को क्या ध्यान रखना है? कहानीकार को यह ध्यान रखना है कि वह पाठक को प्रेरित करे, वह स्वयं सोचे और अपने निर्णय ले। तो इस प्रकार पहले हमने चरमोत्कर्ष के विषय में बताया कि
जहां पाठक की जिज्ञासा व रुचि चरम पर पहुंची और कथानक के अनुसार धीरे धीरे ही कहानी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। और फिर हमने बताया कि यहाँ पर कहानीकार को क्या ध्यान रखना है, उसे यह ध्यान रखना है कि वह पाठक को प्रेरित करे कि वह स्वयं सोचे और अपने निर्णय ले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कहानी में द्वंद्व का क्या स्थान है? तो कहानी में द्वंद्व बुनियादी तत्वों में से एक है और द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद्व के कारण पैदा होता है। मतलब जब विचार एक जैसे नहीं मिलते, विपरीत विचारधारा होती है, तो वहाँ पर द्वंद्व का जन्म होता है। अगला प्रश्न, नाटक में शब्दों का क्या महत्व होता है? नाटक में लिखे गए शब्दों से अधिक महत्व किसका है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, नाटक में शब्दों का महत्व यह है कि शब्दों के माध्यम से नाटककार किसी स्थिति, वातावरण का वर्णन कर सकते हैं। और अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया शब्दों से अधिक महत्व किसका है? तो नाटक में शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व व्यंजना की तरफ ले जाने वाले शब्दों का है। याद रखिएगा, शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्व व्यंजना की तरफ ले जाने वाले शब्दों का है, क्योंकि नाटक में लिखे या बोले गए शब्दों से अधिक महत्व एक मौन, प्रकाश, अंधकार या ध्वनि प्रभाव का होता है। अगला प्रश्न है, नाटक साहित्य की किस प्रकार की विधा है? उसके संवाद कैसे होने चाहिए? तो उत्तर होगा, नाटक साहित्य की दृश्य विधा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाटक दृश्य विधा है और इसके संवादों की विशेषताएं पात्र, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार हों, स्वाभाविक हों, दर्शक या पाठक तक सरलता से संप्रेषित हो सकने योग्य हों, क्रियात्मक और दृश्यात्मक हों। तो कोई भी दो बिंदु इनमें से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि एक अंक तो दृश्य विधा होने का ही हो गया और बाकी 2 अंक से 2 बिंदु ही काफ़ी हैं। आगे 21वां प्रश्न, नाटक रचना में संवाद के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। ये बिल्कुल वही वाली बातें आएंगी जैसे हमने कहानी के संवाद लिखे थे। संवाद नाटक में पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करते हैं, नाटक को रुचिकर बनाते हैं, नाटक को गति प्रदान करते हैं, नाटक के कथानक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नाटक के प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक के प्रमुख तत्व हैं कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, अभिनयता, रंगमंचीयता, संवाद आदि। अब हमें 3 अंक के लिए कोई 3 बिंदु स्पष्ट कर देने हैं, तो बहुत संक्षेप में हम इनके विषय में बता देंगे। कोई भी 3 बिंदु बता सकते हैं। जैसे कथानक के बारे में हमने क्या बताया, यह नाटक का क्लेवर अथवा प्रारंभिक नक्शा होता है जिसमें प्रमुख घटनाओं, दृश्यों का वर्णन होता है। पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में हमने बताया, नाटक के पात्रों के माध्यम से ही नाटक को मंच पर दर्शाया जाता है। देश काल वातावरण के विषय में हमने कहा, इससे नाटक प्रभावशाली व जीवंत होता है। अभिनयता और रंगमंचीयता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नाटक दृश्य काव्य होने के कारण तब तक संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक उसका सफल मंचन ना हो। और संवाद की बात हम कर सकते हैं, संवाद नाटक को गति और पात्रों का स्थापन करते हैं। 23वां प्रश्न, भारतीय परंपरा में नाटक को क्या संज्ञा दी गई है? साहित्य की अन्य विधाओं से यह भिन्न कैसे है? तो इसका उत्तर है, भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है और यह अन्य विधाओं से भिन्न कैसे है? नाटक में रंगमंचीयता, दृश्य संकेत, ध्वनि संकेत, प्रकाश व्यवस्था और भाव संकेत होते हैं। नाटक का लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना, यह इसकी ऐसी विशेषता है जो कि इसे अन्य विधाओं से अलग करती है। हम आगे बढ़ते हैं। नाटक रचना में
संवाद का क्या महत्व होता है, नाटक में कैसे संवादों को अच्छा माना जाता है? तो उत्तर होगा संवाद द्वारा नाटक को गति मिलती है, पात्रों का स्थापन होता है। और कैसे संवाद होने चाहिए, कैसे संवादों को अच्छा माना जाता है? सरल, पात्रानुकूल, जिज्ञासापूर्ण, स्वाभाविक और भावानुकूल संवाद अच्छे माने जाते हैं। सशक्त और संप्रेषणीय संवाद अच्छे माने जाते हैं। परिवेश के अनुसार सहज संवाद अपेक्षित होते हैं। यानी ये तीनों बिंदु दूसरे भाग का उत्तर है। और पहले भाग का उत्तर क्या था? नाटक को गति देना और पात्रों का स्थापन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, नाटक अपनी निजी विशिष्टताओं के कारण अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वही प्रश्न हुआ कि नाटक दृश्य काव्य है, लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है, मंचन के साथ ही इसमें संपूर्णता आती है, पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों के कारण भी। नाटककार को यह क्यों सोचना चाहिए कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है, या फिर नाटक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर क्यों पूरा होना होता है? कारणों का उल्लेख कीजिए। या प्रश्न ऐसे आ जाए कि समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, कैसे? तो उत्तर सभी का एक ही बनता है कि दृश्य विधा होने के कारण नाटक का साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न होना, मंचन से उसे संपूर्णता प्राप्त होना, समय के सापेक्ष में ही घटनाओं और चरित्र का विकास होना, बीच में छोड़ने की सुविधा न होना और दर्शकों में निश्चित समय तक बैठे रहने की क्षमता होना, भूत भविष्य में घटी घटनाओं का वर्तमान में ही प्रदर्शन संभव होना और दर्शक को बोझिल होने से बचाना व नाटक को रुचिकर बनाना। तो इसी कारण समय का बंधन रखा जाता है। 27वां व अंतिम प्रश्न है, नाटक को वर्तमान काल में क्यों घटित होना पड़ता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा, नाटक एक दृश्य विधा है जो सदा वर्तमान काल में मंच पर घटित होती है। भूतकाल और भविष्य काल को केवल पढ़ा अथवा सुना जा सकता है, घटित होते नहीं देखा जा सकता। और भले ही उसकी कहानी भूतकाल की हो या फिर भविष्य काल की, उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अब ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। लेकिन यदि फिर भी कोई कठिनाई रह गई है तो मैं तो हूँ ही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न पूछिए, अपनी समस्या रखिए। मैं यथासंभव उस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करूंगी। पता नहीं क्यों अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन यदि आपने ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक कर लिए तो अब आपके लिए कोई कठिनाई नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर भी कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।